नमस्कार, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस। माई सेल्फ कविराज, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रैली जजरी, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे पार्ट बी, लेसन नंबर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध काल, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लाभ तथा हानियाँ, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध काल में शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषा, शीत युद्ध के साधन और शीत युद्ध के कौन कौन से कारण थे तथा द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के विकास के कारण आदि का हमने अध्ययन किया था। और इसके अतिरिक्त द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है तथा द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के दो प्रकार, कठोर द्विध्रुवीयता तथा ढीली ढाली द्विध्रुवीयता के बारे में अध्ययन किया था। तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हो गया था, उसके क्या लाभ तथा हानियाँ रही थी, इनका हम अध्ययन करेंगे। मुख्य विषय पर जाने से पहले मैं आप बच्चों को एक बार फिर से द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अर्थ से परिचय करवाना चाहूँगा। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था से हमारा अभिप्राय उस अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था से है जिसमें दो ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो राष्ट्रों के मध्य समस्त अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां केंद्रित रहती हैं, या दोनों राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के दो केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा आपस में संघर्ष करते रहते हैं। विश्व के अन्य सभी राष्ट्र नीतियों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अपने विचारों की समानता के आधार पर इन दो राष्ट्रों के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और विश्व की कोई भी समस्या इनके हस्तक्षेप के बिना हल नहीं हो सकती। अन्य शब्दों में, विश्व के समस्त राष्ट्रों का विचारों तथा नीतियों की समानता के आधार पर ध्रुवीकरण हो जाता है। ऐसी विश्व व्यवस्था शीत युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अस्तित्व में आई थी, जो 1945 से लेकर 1990 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बनी रही, जिसका नेतृत्व अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ कर रहे थे। और दिसंबर 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, इस विश्व व्यवस्था का भी अंत हो गया था। और इसके अतिरिक्त हमने अध्ययन किया था कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के दो प्रकार रहे हैं, कैसे कैसे इसका विकास हुआ था। उसमें आप बच्चों ने जाना था कठोर द्विध्रुवीयता, टाइट बाइपोलैरिटी क्या है, ढीली ढाली द्विध्रुवीयता, लूज बाइपोलैरिटी क्या है। तो इसमें सबसे पहले कठोर द्विध्रुवीयता से हमारा अभिप्राय इस व्यवस्था के प्रारंभिक काल से है, जो 1945 से लेकर 1955 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विद्यमान रही। इसमें दोनों शक्ति गुटों ने अपने अपने गुटों में शामिल प्रत्येक राष्ट्र पर अपना नियंत्रण किया हुआ था। इस समय इन दो गुटों में शामिल प्रत्येक राष्ट्र वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र नहीं था। वे अपनी घरेलू और विदेश नीति के लिए पूर्ण तौर पर अपने अपने गुट के नेता पर या शक्ति गुट पर निर्भर थे। विश्व की जो राजनीति थी वो पूर्ण तौर पर मॉस्को और वाशिंगटन के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती थी। ढीली ढाली द्विध्रुवीयता से हमारा अभिप्राय द्विध्रुवीयता के दूसरे काल अर्थात 1955 से आरंभ होकर 1990 तक के काल से है। इसे ढीली ढाली द्विध्रुवीयता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में यद्यपि शक्ति गुट बने रहे, परंतु उनकी पकड़ अपने अपने गुट के देशों पर कुछ कमजोर पड़ गई थी। गुटबंदी का प्रभाव फीका पड़ने लगा था। दोनों ही गुटों के सदस्यों में मतभेद पैदा हो गए थे। उनमें परस्पर अविश्वास की भावना बढ़ने लगी थी।
तो इस व्यवस्था को ढीली ढाली द्विध्रुवीयता कहा गया। अब हम जानेंगे कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रथम लाभ यह है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता मिलती है। इस व्यवस्था में केवल दो ही राष्ट्र विद्यमान होते हैं और उनके प्रभाव क्षेत्र भी निश्चित होते हैं और वे एक दूसरे के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से बचते हैं। नंबर 2, शक्ति संतुलन शांति का पथ प्रदर्शक। इस व्यवस्था में दो प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों में शक्ति संतुलन पाया जाता है, जिसके कारण संघर्ष और प्रतिस्पर्धा इन्हीं देशों में विद्यमान होती है, जिसके कारण तनाव के क्षेत्र सीमित होता है और शांति को बढ़ावा मिलता है। दोनों राष्ट्रों की समान स्थिति। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में राष्ट्रों की शक्ति समान होने के कारण प्रत्येक समय दबाव और संकटपूर्ण स्थिति बनी रहती है, जो स्थिति को दृढ़ बनाए रखने में सहायता करती है और संकटपूर्ण स्थिति को नियंत्रण में रखती है। नंबर 4, निर्बल व छोटे राष्ट्रों के लिए लाभदायक। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्बल व छोटे राष्ट्रों के लिए लाभदायक होती है। ये राष्ट्र किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनकर अपनी सुरक्षा को निश्चित कर लेते हैं और आर्थिक सहायता प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना लेते हैं। जैसा कि एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के जो देश थे, उनमें से अधिकतर देश जो है वो किसी न किसी शक्ति गुट में जो है वो शामिल होकर उन्होंने अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर लिया था और अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए इन्होंने इन शक्ति गुटों से आर्थिक सहायता भी प्राप्त की थी। 5, विचारधारावाद को प्रोत्साहन। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारावाद को प्रोत्साहित करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा और अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया था। अपनी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का भी प्रयोग दोनों महाशक्तियों के द्वारा किया गया था। उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का पतन। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का एक लाभ यह भी हुआ है कि इसके कारण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के सैकड़ों देश साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद से मुक्त हो गए। महाशक्तियों के प्रभाव में पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों ने अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया था। उसके पश्चात हम जानेंगे द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां अथवा हानियां। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में जो है वो इस ढंग से पूछा जाता है कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी अथवा द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में कौन से दोष पाए जाते हैं अथवा इसकी कौन कौन सी हानियां थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे विस्तारवाद की इच्छा। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रथम दोष यह पाया जाता है कि दोनों महाशक्तियां विस्तारवाद को प्रोत्साहित कर रही थी। वे अधिक से अधिक राष्ट्रों को अपने अपने शक्ति गुटों में शामिल कर रही थी ताकि उन राष्ट्रों के प्राकृतिक साधनों, भूक्षेत्र का सैन्य प्रयोग करना, सैनिक हितों के लिए उन देशों का प्रयोग करना तथा आर्थिक सहायता देकर इन राष्ट्रों को अपने अपने सैनिक गठबंधनों में शामिल करने का प्रयत्न करना इनका मुख्य उद्देश्य था। नंबर 2, युद्ध का खतरा। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का एक दोष यह भी है कि इससे सदैव जो है वो युद्ध का खतरा बना रहता है। दोनों राष्ट्रों के द्वारा प्राय ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जो कि युद्ध को बढ़ावा देता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 1960 की U-2 विमान दुर्घटना और
क्यूबा मिसाइल संकट, 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट ऐसी घटनाएं थी जो कि युद्ध को भड़का सकती थी या युद्ध को बढ़ावा दे सकती थी, या इससे जो है वो इन दो ऐसी घटनाएं थी जिनके कारण जो है वो तृतीय विश्व युद्ध का जन्म हो सकता था। नंबर 3, अनावश्यक भ्रांतियां। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था अनावश्यक रूप से प्रतिस्पर्धा राष्ट्रों में भ्रम या भ्रांतियां पैदा कर देती है। अमेरिका ने अपने नागरिकों, सैनिकों, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों में सोवियत संघ का अनावश्यक रूप से भय पैदा किया गया। यह कहा गया कि रूसी भालू आपका पीछा कर रहा है। ये इस प्रकार का भ्रम जो है वो या अनावश्यक भ्रांति इस कारण से पैदा की गई ताकि उनके नागरिक, सैनिक और वैज्ञानिक, टेक्नीशियन तथा इंजीनियर जो है वो बेहतर परिणाम दे सकें। नंबर 4, आतंक व भय की स्थिति। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने विश्व के अन्य राष्ट्रों में भय व आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था। नए नए सैनिक उपकरणों की खोज, परमाणु अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन बम, जैविक व रासायनिक हथियारों का प्रचार, मिसाइलों की तैनाती और स्टार वार की घोषणा ने पूरी दुनिया के लोगों में यह भय पैदा कर दिया कि परमाणु बटन दबते ही विश्व कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है भय व आतंक का वातावरण जो पैदा किया गया। उसके पश्चात शस्त्र दौड़। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने दोनों महाशक्तियों के मध्य शस्त्रों की अंधी दौड़ आरंभ कर दी थी। दोनों राष्ट्र इस दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में इतने अधिक अस्त्र शस्त्रों के स्वामी बन गए कि उससे पृथ्वी को कई बार पूर्ण तौर पर नष्ट किया जा सकता था। उभरती परमाणु शक्तियां। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती उभरती हुई परमाणु शक्तियों से भी प्राप्त हुई। 1945 में अमेरिका ने और 1949 में सोवियत संघ के द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के कारण दोनों महाशक्तियों का प्रभुत्व परमाणु शक्ति पर हो गया था। परंतु जैसे ही 1953 में ब्रिटेन, 1956 में फ्रांस और 1963 में चीन ने और भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण करके दोनों महाशक्तियों के परमाणु एकाधिकार को चुनौती दी थी। तो इससे द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था को जो है वो चुनौती प्राप्त हुई थी। तनाव शैथिल्य। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था को तनाव शैथिल्य से भी चुनौती मिली थी। 1963 से 1979 तक तनाव शैथिल्य का काल चला। इस दौरान दोनों महाशक्तियों ने परस्पर मेल मिलाप, संधि समझौतों आदि पर बल दिया था ताकि विश्व शांति और व्यवस्था को कायम रखा जा सके। इससे द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तीव्रता में कमी आई थी। दोनों महाशक्तियों के बीच 1963 से लेकर 1979 तक जो है वो हॉटलाइन सेवा के आरंभ होने, संधि वार्ताओं का दौर आरंभ होने और परस्पर मेल मिलाप को दोनों महाशक्तियों ने बढ़ावा दिया था। इसके अतिरिक्त जो विवाद के विषय थे उनको शांतिपूर्वक हल करने के लिए दोनों महाशक्तियों के द्वारा प्रयत्न भी किए गए थे। तो तनाव शैथिल्य की स्थिति आने से द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तीव्रता में जो है काफी कमी आई थी। आतंक व अविश्वास को प्रोत्साहन। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने दोनों महाशक्तियों को आतंकित व अविश्वसनीय बना दिया था। वे अपने सहयोगी राष्ट्रों पर अविश्वास करने लगे थे। दोनों ही महाशक्तियों में एक ऐसा आतंकित व अविश्वसनीय वातावरण पैदा हो गया था कि वे अपने ही गुट में शामिल देशों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे, उन पर अविश्वास करने लगे थे और उनमें ये भय पैदा हो गया था कि कहीं उनके अपने ही शक्ति गुट के राष्ट्र जो है वो हमारी जानकारियां या हमारी गुप्त सूचनाएं जो है गुप्त रूप से हमारे प्रतिस्पर्धी राष्ट्र को ना दे दे,
तो इससे जो है वे अपने ही शक्ति गुट के राष्ट्रों पर अविश्वास करने लगे थे। तो इस प्रकार से द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ये हानियां थी और इससे ये जो है द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौतियां भी प्राप्त हुई थी। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।